रहता है, उसका नाम फॉरेस्ट गम है। वो अपनी कहानी जो भी बस स्टॉप में आता है सबको सुनाता जाता है। वो अपने साथ एक बैग भी लिया रहता है। तभी एक स्ट्रेंजर लेडी उस बस स्टॉप पर आती है। वो उस लेडी को कहता है कि क्या आप चॉकलेट खाएंगी। वो लेडी उसे मना कर देती है। वो बोलता है कि मैं ऐसी 1.5 लाख चॉकलेटें खा सकता हूँ। वो बोलता है मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि ज़िंदगी एक चॉकलेट के डिब्बे की तरह है, पता नहीं किसे क्या मिले। वो उस लेडी को कहता है कि आपके जूते बहुत आरामदायक होंगे। और वो लेडी उसे कहती है कि मेरे पैरों में दर्द होता है। फॉरेस्ट गम बोलता है अगर मुझे अपनी याददाश्त में गौर करूं तो मुझे अपने पहले जूते याद आ जाएंगे। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। छोटे फॉरेस्ट को दिखाया जाता है एक हॉस्पिटल में। सॉफ्ट स्पाइन के कारण फॉरेस्ट को चलना नहीं आता था, तो डॉक्टर तो उसके पैर में ब्रेसेस लगाए रखे थे जिससे स्पाइन सीधे रहें और वो ठीक से चल सके, पर वो बार बार गिर जाता रहा। इसी कारण लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसकी माँ हमेशा कहा करती थी कि किसी को भी ऐसे मत जताओ कि सामने वाला तुमसे बेटर है। अगर भगवान सबको एक जैसा बनाते तो वो तुम्हारी टांगों को अच्छा कर देते। ऐसे ही बात से फॉरेस्ट को प्रेरणा मिलती और वो हर चीज़ें उसको समझने में आसानी जाती। फॉरेस्ट अपनी माँ के साथ रहता था। वो दोनों घर पर ही रहते थे। फॉरेस्ट की माँ का घर बहुत ही बड़ा था। वो अपने घर के रूम्स को रेंट पर देती थी। एक दिन एल्विस प्रेस्ली उनके घर में रहने के लिए आता है। गिटार से म्यूज़िक देता है। फॉरेस्ट अपने डांस मूव परफॉर्म करता है। फिर कुछ सालों बाद एल्विस प्रेस्ली अपने शो में उसी डांस मूव में परफॉर्म करता है और ये मूव काफ़ी फेमस हुई थी। जब स्कूल की बारी आती है तो फॉरेस्ट का आईक्यू लेवल बिलो होने के कारण उसे स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता, लेकिन उसे आगे स्कूल में एडमिशन मिलता है। जब फॉरेस्ट का पहला दिन आता है तो उसे कोई भी बस में जगह नहीं देता, लेकिन उसे बस में जेनी नाम की लड़की उसे बैठा लेती है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। दोनों एक दूसरे के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते थे और जेनी का घर जाने का मन नहीं करता था। स्कूल में फॉरेस्ट की ओवर ग्रोथ बहुत स्लो होती है और वहाँ के बच्चे उसे स्टूपिड बुलाकर चिढ़ाते थे, क्योंकि उसके सामने क्या चल रहा है उसे समझ नहीं आता था। जो लोग उसे बताते थे उसे वही समझ में आता था। एक दिन वह और जेनी जा रहे होते हैं और वहाँ बच्चे उस पर पत्थर मारने लगते हैं और जिसके कारण वह दौड़ने लगता है, जिसके कारण उसे ब्रेसेस टूट जाते हैं और बहुत तेज़ दौड़ने लगता है, जिससे वह उससे पकड़ नहीं पाते। तभी जेनी उसे रन फॉरेस्ट रन कहकर बुलाती है कि यहाँ से तुम भाग जाओ। उसी दिखता जाता है और वह दोनों बड़े हो जाते हैं, लेकिन लोग उसे बुली करना नहीं छोड़ते। तभी एक दिन फॉरेस्ट उनसे बचने के लिए इतनी तेज़ दौड़ता है कि सीधे सॉकर स्टेडियम पहुँच जाता है और उसी दिन सॉकर का खेल चालू था। इस मैच के दिन फॉरेस्ट दौड़ पड़ता है। तभी वहाँ पर गवर्नर जॉर्ज बैलेंस रहते हैं, जो कि उसे भागते हुए देखते हैं और देखकर उसकी स्किल पहचान जाते हैं और उसे कॉलेज स्कॉलरशिप देते हैं और टीम में शामिल करते हैं। और फॉरेस्ट को सॉकर के गेम के बारे में पता नहीं होता कि क्या करना है, बस कोई खिलाड़ी उसे बॉल थमा देता और कौन सी डायरेक्शन में भागना है सीधे स्टेडियम के बाहर भागते हुए जाता। तब क्राउड चीयर करने लगता है कि जेनी गर्ल्स हॉस्टल जाती है। उसका सिंगर बनने का सपना होता है और लाइफ में मूव ऑन होता है। उसका एक बॉयफ्रेंड भी होता है, तो उसे एक दिन हार्ट करने लगता है। तभी फॉरेस्ट वहाँ पर होता है और उसे देखकर उसके बॉयफ्रेंड को बहुत मारता है। फॉरेस्ट अपने दौड़ की स्किल में इतना अच्छा बन जाता है कि उसे ऑल अमेरिकन सॉकर टीम में शामिल करते हैं, जहां पर वे नेशनल लेवल पर यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी से उसकी टीम मिलती है। 5 साल के बाद उसे डिग्री मिल जाती है, लेकिन उसके गेम की वजह से तभी वहाँ पर आर्मी का एक ऑफिसर फॉरेस्ट गम के पास आता है और उसे एक कार्ड देता है। वो कहता है कि अपने भविष्य के लिए कुछ सोचा है। अगले ही दिन फॉरेस्ट गम आर्मी कैंप के लिए निकल जाता है। तभी बस में उसे बुआ नाम का एक लड़का मिलता है और दोनों बातचीत में लग जाते हैं। बुआ अक्सर अपने फैमिली श्रिंकिंग बिजनेस के बारे में बताता है, यानी कि समुद्र में श्रिंकिंग पकड़ना। वह उसका सपना होता है कि आर्मी की सर्विस के बाद श्रिंकिंग बिजनेस खोलेगा और फॉरेस्ट को भी अपने बिजनेस में ज्वाइन करने के लिए कहता है। फॉरेस्ट का हमेशा एक ही रिप्लाई रहता है, ओके। फॉरेस्ट यहाँ पर अपनी माँ और जेनी को मिस करता था,
तभी मैगज़ीन में जैनी का फ़ोटो देखता है और जैनी को इसी कारण कॉलेज से निकाल देते हैं। अब वह लोकल गर्ल्स बार में सिंगिंग का जॉब करने लगती है। तभी फॉरेस्ट उसे देखने जाता है। फॉरेस्ट का ध्यान उसके गाने पे होता है और बाकी के आदमी उसे छेड़ने लगते हैं। तभी फॉरेस्ट आता है, उसे प्रोटेक्ट करता है, लेकिन जैनी उससे गुस्सा हो जाती है जिसके कारण उसका जॉब चला गया था। तभी वह वॉक कर रहे होते हैं, बीच में फॉरेस्ट उसे आई लव यू कहता है। जैनी अपनी मुसीबतों के कारण खुद से भाग रही होती है और फॉरेस्ट के प्यार को समझ नहीं पाती और वह बीच से कूदने ही वाली होती है और वह अपने विचार बदल देती है। तभी जैनी वहाँ से निकलने वाली रहती है। तब फॉरेस्ट उसे गुड बाय कहता है कि वियतनाम वॉर के लिए जाना था। कर जैनी शॉक हो जाती है। तब वह फॉरेस्ट से प्रॉमिस लेती है कि जब कोई मुसीबत आए तो तुम वहाँ से जितनी तेज़ हो सके उतनी तेज़ भाग जाना। और दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। 1967 में वियतनाम वॉर में मैकॉम डेल्टा में शामिल होते हैं। वहाँ पे लेफ्टिनेंट डैन टेलर और बाबा फॉरेस्ट से मिलते हैं। लेफ्टिनेंट डैन टेलर के यहाँ पे उनके दादा के दादा उनके पिताजी कोई ना कोई आर्मी की वॉर में शहीद हुआ होता है। तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट डैन टेलर इसी सपने में उतरा हुआ रहता है। इसी जगह पर वह महीनों भर रहते हैं और बारिश का मौसम भी आगे चला जाता है। फॉरेस्ट और बाबा की अच्छी खासी दोस्ती होती है और बाबा अपने बिजनेस पार्टनरशिप के लिए उसे पूछता है। फॉरेस्ट ओके कहकर रिप्लाई देता है। फॉरेस्ट हर दिन जैनी को खत लिखता था कि क्या हुआ, ठीक ठाक है। तो जैनी अपनी अलग ही लाइफस्टाइल में रहती है जिसके कारण वह रिप्लाई नहीं देती। आगे के कुछ दिन बाद वो पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं तो बीच में बमबारी शुरू हो जाती है। इसमें कई सारे आर्मी के ऑफिसर मारे जाते हैं। तो उसमें फॉरेस्ट को जैनी की बात याद आती है कि तुम वहाँ से जितनी तेज़ हो सके भाग जाना। तो वो भाग जाता है। फिर बीच में उसे याद आता है कि मेरे दोस्त पीछे रह गया है। तो वह अपने दोस्त बुआ को वापस लेने जाता है। तो उसमें उसे कई सारे आर्मी के ऑफिसर मिलते हैं, उसे हेल्प करने के लिए बोलते हैं। तो वो सबको एक एक करके सेफ जगह पे ले जाता है। वह फिर से बाबा को ढूंढने निकल जाता है, लेकिन बाबा नहीं मिलने पर वह लोगों को बचा लाता है। वो ऐसा करके 5 से 6 आर्मी के ऑफिसरों को बचा लेता है। इसमें लेफ्टिनेंट डैन टेलर भी शामिल होते हैं जिसमें उनकी टांग लेफ्ट बहुत बुरी तरह से जख्मी हुई होती है और फॉरेस्ट उसे भी बचा लेता है। लेकिन टेलर उससे बहुत गुस्सा होता है क्योंकि वो जंग में शहीद होना चाहता था, जैसे कि उसके पिताजी दादा सब जो वॉर में शहीद हुए होते हैं, उसे भी ये बलिदान देना होता है। के कारण उसे बिना टांग के ही जीना पड़ेगा। उसे अफसोस रहेगा कि वो जंग में शहीद नहीं हो पाया। फिर लेफ्टिनेंट डैन फॉरेस्ट को बोलते हैं कि एयरफोर्स हमला करने वाले हैं, वह पूरे एरिया को तबाह कर देंगे। वो बुआ को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। बुआ उसे मिल जाता है पर उसकी हालत बहुत ही बुरी रहती है, पर वो उसे भी उठा के सही जगह पर ले आता है। पर बाबा अपनी आखिरी सांस गिन रहा होता है। फॉरेस्ट बुआ के आखिरी शब्द कभी नहीं भूल पाता कि मेरे साथ ये क्यों हुआ। मुझे घर जाना है और अपने माँ के पास। खुद के हाथ अपने बेस्ट फ्रेंड को मरते हुए देखता है। फॉरेस्ट को वट पर गोली लगती है तो वो उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट डैन के साथ। लेकिन लेफ्टिनेंट डैन काफ़ी डिप्रेशन में होते हैं क्योंकि उनके दोनों पैर निकाल लिए गए थे। अब वह आर्मी में सर्विस नहीं दे सकते हैं। उसी वक्त फॉरेस्ट को जैनी के सारे खत मिलते हैं, यानी कि जैनी भी हमेशा रिप्लाई करती थी, लेकिन वो वॉर में था इसीलिए उसे काफ़ी लेटर नहीं मिलते हैं। फॉरेस्ट काफ़ी खुश हो जाता है और आगे जाके फॉरेस्ट को मेडल ऑफ ऑनर दिया जाता है उसके हीरोज़ काम के लिए वॉर में। उसको वापस से प्रेसिडेंट जॉनसन से मुलाकात होती है। वहाँ पर प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि गोली तुम्हें कहाँ पर लगी। वे बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा घाव देखना है। तो फॉरेस्ट को कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता तो वो उन्हें अपना घाव दिखा देता है जहाँ पर गोली लगी थी। उसी दिन एंटी वॉर रैली चल रही होती है आर्मी के मेन ऑफिस के बाहर। रैली का मेन मुद्दा ये होता है कि जो भी देश के बाहर लड़ने गए हैं उन सभी को वापस बुलाया जाए। इस रैली का लीडर होता है एबी हॉफमैन। अपने आर्मी के वॉर के एक्सपीरियंस को बताने के लिए लाते हैं मूट के जवानों को, लेकिन गलती से फॉरेस्ट उसमें शामिल हो जाता है और स्टेज पर आ जाता है और अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है। और इसी भीड़ में जैनी भी होती है जो उसे फॉरेस्ट को देखकर पूल में कूद जाती है और फॉरेस्ट भी उसे देखकर चला जाता है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। शेयर करने लगता है उन दोनों को देखकर। जैनी फॉरेस्ट को अपने हैप्पी फ्रेंड से मिलाती है और उनके सेंटर में लेकर जाती है। वहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड जैनी को किसी कारण से मारता है। फिर फॉरेस्ट को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर उसे मारने लगता है। जैनी और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और रात भर बातें करते हैं। जैनी अपने एक्सपीरियंस बताती है कि वो अलग अलग रास्तों पर गई, वो शायद ड्रग्स भी लेती है, लेकिन उसी में उसे काफ़ी मज़ा आता है। दोनों के लिए ये रात काफ़ी स्पेशल होती है। लेकिन अगले ही दिन वह वापस अपने हैप्पी ग्रुप के साथ रियूनाइट होती है। फॉरेस्ट को समझाती है कि दोनों के रास्ते अलग हैं, मैं तुम्हारे लिए सही लड़की नहीं हूँ। फॉरेस्ट उसे अपने मेडल ऑफ ऑनर देता है क्योंकि फॉरेस्ट को लगता है कि उसे मेडल जैनी की एडवाइस के कारण मिलता है। जैनी का सवाल होता है कि तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो, यू आर माई गर्ल। जैनी रिप्लाई करती है, आई ऑलवेज बी यू गर्ल।
इसी बीच में फॉरेस्ट को पिंग पोंग खेलना बहुत पसंद होता है एंड वह लिटरली आउटस्टैंडिंग टैलेंट डेवलप करता है। अकेले ही दोनों हाथों से खेलने लगता है। फिर गवर्नमेंट और आर्मी इंटरनेशनल पिंग पोंग टूर्नामेंट के लिए चाइना भेजती है। वहाँ पर वह जीत कर आता है। जैसे ही वह वापस आता है उसे रियलाइज़ होता है कि वह पब्लिसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। वह स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी बन गई। न्यूयॉर्क में बुलाते हैं डिक केवन के शो में, जहाँ पर उसका जॉन लेनन के साथ इंटरव्यू होता है। स्टूडियो से जैसे ही वह आता है उसकी मुलाकात लेफ्टिनेंट डैन से होती है, जो अभी व्हील चेयर पर होता है। उसको देख वह बहुत गुस्सा होता है। ये आर्मी ज्वाइन करता है कि उसको बहुत सारे अवार्ड और प्रेसिडेंट से मिलने का मौका मिलता है और वह गुस्से में वहाँ से गिर जाता है। ये देखकर फॉरेस्ट उसकी हेल्प करता है। जितने ही दिन वह न्यूयॉर्क में था वे उसके साथ रहता। 1972 का न्यू ईयर भी वो उसके साथ मनाता और ऐसे ही उसके साथ वे टाइम स्पेंड करता है और वापस ही आर्मी के ऑफिस में आता है। बहुत जल्दी उसकी आर्मी से छुट्टी हो जाती है। उसकी सर्विस ख़त्म हो गई होती है। फिर वो घर आता है जिससे उसको अपनी पब्लिसिटी का पता चलता है, क्योंकि उसके पास अलग अलग ब्रांड आए हुए थे एंडोर्समेंट के लिए। अपनी माँ के कहने पर वह एक एंडोर्समेंट के ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करता है, जिससे उसको $25,000 मिलते हैं, जिससे उसको बुआ का प्रॉमिस याद रहता है। उस पैसे से उसके प्रॉमिस को पूरा करता है और एक शिप खरीद लेता है, क्योंकि वह सिंक का बिजनेस शुरू कर सके। और जो भी बचे हुए पैसे होते हैं वो बुआ की फैमिली को दे देता है। बहुत समय के बाद वह बोट रखता है चलाने के लिए समुद्र में, लेकिन उसको शुरुआत में ज़्यादा सिंक नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ कंपटीशन ज़्यादा था। कई सारे बोट होते हैं जो श्रिंक पकड़ने जाते थे और उसको एक्सपीरियंस नहीं था। इस बोट में वह अकेला ही रहता है जो श्रिंक पकड़ने जाता था, और अक्सर ही उसको जेनी की याद आती थी। जेनी क्या कर रही होगी? हम जेनी को देखते हैं कि जेनी ड्रग्स में फेमस होती है। वो अक्सर अपनी जान लेने की कोशिश करती है, पर कुछ महीने के बाद 1974 में डैन भी फॉरेस्ट के साथ उसकी बोट में ज्वाइन करते हैं। दोनों ही मिलकर सिंक का बिजनेस करते हैं, लेकिन अभी भी बिजनेस ठीक से नहीं चल पाता। उसे हार्डली कुछ श्रिंक मिलते हैं। तो एक दिन शाम को अचानक समुद्र में होते हैं, तभी काफ़ी बड़ा तूफान आ जाता है और दोनों उसी तूफान में फंस जाते हैं। उनको लगता है कि यह उनकी आखिरी रात है। डैन उस तूफान की रात में भगवान से काफ़ी झगड़ने लगता है, उसको ऐसी ज़िंदगी क्यों दी। अगले ही दिन सब कुछ शांत हो जाता है और उन्हें काफ़ी मात्रा में शिंक मिलते हैं, क्योंकि उस तूफान की रात में की जितनी ही बोट थी सारी बोट तबाह हो गई थी और उनकी ही एक बोट उस तूफान में बच गई थी, क्योंकि उस रात उस तूफान में उनकी ही बोट उस समुद्र के बीच में थी। तो सारी मोनोपोली इनकी ही हो जाती है। यह लोग रोज़ सिंक पकड़ने जाते, पर अब उन्हें बहुत सारे सिंक मिलते हैं। बहुत ही जल्दी बुआ गम से शिप कंपनी का नाम एक कंपनी ओपन करते हैं और इतने अमीर बन जाते हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा चलता रहता है। इन्होंने बोट को भी काफ़ी अच्छे से तैयार किया होता है। इसमें टीवी वगैरह होता है। डैन फाइनल ही जीवन के साथ पीस ढूंढता है कि अपनी ज़िंदगी कैसे बितानी है, और वो फॉरेस्ट को थैंक यू बोलता है कि उसकी जान बचाने के लिए। यह जितने भी पैसे मिलते हैं तो ये 3 फैमिली में बंटते थे, बुआ फैमिली, डैन, फॉरेस्ट। ऐसे ही फॉरेस्ट एक दिन बोट पर होता है तो उसके असिस्टेंट का फ़ोन आता है, तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे कैंसर हुआ है। यह सुनकर वो वहाँ से भाग कर जाता है। माँ कुछ दिनों में ही गुजर जाती हैं, लेकिन उसकी माँ के कुछ शब्द होते हैं जो उसे हमेशा के लिए याद होते हैं कि हर एक इंसान की डेस्टिनी लिखी होती है। मेरे भाग में तुम्हारी माँ बनना था और हर एक को भाग खुद लिखना होता है। जितना ही भगवान ने तुम्हें दिया है उसे जितना अच्छा बना सकते हो तो उसे हमें बनाना है। तो वो अपनी माँ से पूछता है कि मेरी डेस्टिनी क्या है। फिर उसकी माँ कहती है कि तुम्हें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। लाइफ इज़ योर बॉक्स इज़ चॉकलेट, जिसमें अलग अलग फ्लेवर हैं कि तुम्हें खुद पता नहीं होता कि तुम्हें कौन सी चॉकलेट या फ्लेवर मिलना है, उसे खुद फिगर आउट करो। इसी प्रकार फॉरेस्ट का बिजनेस में ध्यान नहीं लगता और वो अपने घर में ही समय बिताता है। वह अपने तो डैन ओनरशिप ले लेता है और वो उसके बेहाफ में बिजनेस करने लगता है। और जितने ही बिजनेस की सेविंग होती है तो डैन एप्पल कंप्यूटर कंपनी में लगाता है। कुछ ही महीनों के बाद एप्पल कंप्यूटर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। इसके कारण डैन और फॉरेस्ट मिलीनियर्स बन जाते हैं। यहाँ पर भी फॉरेस्ट अपने हिस्से का आधा हिस्सा बुआ की फैमिली को देता है कि उनकी लाइफ बेटर हो सके। फॉरेस्ट अकेले ही रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ काम करता रहता है। उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा नहीं होता उसके पास। वो डिप्रेशन में रहने लगता है। उसी दिन बीच में जेनी वापस आती है, जो कि वो ड्रग्स कवर हो रही होती है, वह ड्रग्स के बिजनेस से रिकवर हो रही होती है और उसे शादी के लिए पूछता है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है, क्योंकि वो उसके लायक नहीं समझती। बचपन में उसके पिता ने उसके साथ जो किया था
उसका गहरा असर जैनी पर पड़ा। इसी कारण उसकी लाइफ मिस्टेड रहती है। वो अक्सर अपनी जान लेने के लिए सोचती है। फिर उसी रात फॉरेस्ट उसके साथ दोनों रोमांटिक नाइट में सोते हैं और सुबह होते ही वो वापस घर छोड़कर चली जाती है। फॉरेस्ट को ये सदमा बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए अपनी परिस्थिति से भागने के लिए जस्ट दौड़ पड़ता है। जहाँ पर रास्ता दिखे वो दौड़ने लगता है। जब उसको भूख लगती वो खाना खाता, जब प्यास लगती वो पानी पीता, जब नींद आती तो वो सो जाता। फिर से वो सुबह को दौड़ पड़ता। ऐसा करते करते वो कई सारे समंदरों के रास्ते पार करता। पोर्टल्स में भी उसे वहाँ टीवी पर कास्ट करते हैं कि ये क्यों दौड़ रहा है, इसकी वजह क्या है या इसमें इसका फ़ायदा क्या है। धीरे धीरे लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। वो लगातार 3 साल तक दौड़ता है, देश के एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक। तभी उसको याद आता है कि उसकी माँ कहा करती थी कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तुम्हें भूतकाल को छोड़ना पड़ता है, लेकिन आगे की ज़िंदगी के साथ नाइंसाफ़ी होगी। और भूतकाल पीछे छोड़ने के लिए वो दौड़ रहा था। उसे रियलाइज़ होने के बाद फिर वो घर जाने का फ़ैसला लेता है, क्योंकि वो बहुत थक गया था। फिर वो वापस आता है, फिर वो काम करने लगता है। अब उसने ये कहानी अपने बाजू बैठे एक आंटी को सुना रहा था। आंटी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। बताता है कि वो बस स्टॉप पर क्यों है। जैनी ने उसे लेटर लिखा था और मिलने के लिए बुलाया था। वो आंटी वो एड्रेस पढ़ती है और कहती है तुम्हें यहाँ जाने के लिए बस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर जस्ट 5-6 ब्लॉक के बाद ये जगह आ जाएगी। ये सुनकर वो इमीडिएटली वहाँ से निकल जाता है और फाइनली ही जैनी से मिलता है। और जैनी भी काफ़ी चेंज हुई रहती है और काफ़ी अच्छी दिखती है। वेट्रेस की नौकरी कर रही होती है। सबसे पहले तो वो उससे माफ़ी मांगती है, उसके साथ उसने सही से बर्ताव नहीं किया। वो फॉरेस्ट के उसके बेटे से मिलाती है। फॉरेस्ट अपने बेटे को देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाता है और वो रोने लगता है। फिर जैनी कहती है कि ये क्लास में काफ़ी स्मार्ट बच्चा है। ये तीनों रीयूनाइट होने के बाद जैनी रिवील करती है कि वो बीमार है, उसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तीनों ही अपने होम टाउन में मूव हो जाते हैं, जहाँ पर दोनों मिलकर शादी करते हैं। शादी में लिeutenant डैन भी आए हुए होते हैं। उन्होंने आर्टिफिशियल लेग लगाया हुआ होता है, जिसके बाद वो वॉक कर पाते हैं। शादी होने के बाद ये तीनों काफ़ी अच्छे से रहते हैं। 1 साल के बाद जैनी गुजर जाती है। फॉरेस्ट को अपने बेटे के साथ अपने बेटे को स्कूल ले जाते दिखाया गया है और वो पंख जो रखा होता है वो अब छोड़ देता है और वो आसमान में उड़ता हुआ दिखाते हैं। ये थी फॉरेस्ट गम की कहानी। बस वीडियो में इतना ही। मूवी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही फिर अगले वीडियो में। ख्याल रखिए अपना भी, अपने फैमिली का भी।